नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करेंगे और आज भी हम बादरा क्षेत्र की खबरों की प्रमुख बात करेंगे। दोस्तों, आसपास के समाचार भी आपको बताएंगे, देश प्रदेश के समाचार भी आपको बताएंगे और प्रमुख खबर जो देश प्रदेश की है उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आज 17 मई को क्या विशेष दिवस है उसके बारे में भी बताएंगे, मौसम का मिजाज और मंडियों के भाव के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। 17 मई आज क्या खास विशेष दिवस है? तो विश्व दूरसंचार दिवस दोस्तों आज ही के दिन 17 मई को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1865 में हुई थी। इसके अलावा दोस्तों, आज पत्रकारिता क्षेत्र में भी बहुत बड़ा दिन है और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी का आज जन्म दिवस है। उनकी जयंती आज भारतवर्ष में धूमधाम से मनाई जाती है। बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को जो कि आज है मनाई जाती है। और दोस्तों, प्रचार तंत्र के विश्व गुरु उनको माना जाता है और एक प्रकार से देवताओं के दूत के रूप में भी उनको मान सकते हैं। और समाचारों का आदान प्रदान उस समय नारद मुनि जी किया करते थे और नारद मुनि जी एक प्रकार से पूरे ब्रह्मांड के प्रथम पत्रकार माने जाते हैं और भगवान विष्णु के अनन्य भगत भी वो माने जाते हैं। और दोस्तों, ब्रह्मलोक, देवलोक और दानवों के राजमहल, मृत्युलोक आदि सभी जगह वो जाते थे और उनका सभी जगह सम्मान करते थे। राक्षस भी उनका सम्मान करते थे और उनको प्रणाम करते थे और वहाँ से वो कुशल से पूछ कर वहाँ के जो समाचार होते थे वो देवलोक में और देवलोक के समाचार या इधर उधर के समाचार अन्य लोकों में वो पहुंचाते थे। तो समाचारों का आदान प्रदान नारद जी से प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा दोस्तों, देश के प्रसिद्ध गजलकार पंकज उदास का आज ही के दिन 1951 में जन्म हुआ था और उनकी प्रसिद्ध गजल नाम पिक्चर से चिट्ठी आई है काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। और इसके अलावा चेचक टीके का आविष्कार भी दोस्तों आज ही के दिन 1749 में हुआ था और वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने इसका आविष्कार टीके का किया था। और उसके बाद में पूरे विश्व में चेचक बीमारी का जो खौफ था उस समय, उस खौफ में निरंतर गिरावट आई और आज चेचक बीमारी जो है वो एक प्रकार से नाम मात्र की बीमारी रह गई है। और हिंदी ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि लेखक धीरेन्द्र वर्मा का भी दोस्तों आज ही के दिन 1897 में माफ़ कीजिएगा 1897 में उनका जन्म हुआ था। और इसके अलावा दोस्तों, अन्य खबरों का अगर अध्ययन करें तो आज बादरा आसपास क्षेत्र की खबरों का दोस्तों, सिंधी पंचायत की जो गत दिनों पूर्व मुखी चुना गया था जयराम दास सिंधी को, उनकी आज कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है। दोस्तों, बादरा की सिंधी पंचायत प्रमुख वर्ग है और दोस्तों कान सिंह सरदार जो पूर्व में उनके मुखी भी रहे और इस बार कान सिंह सरदार को संरक्षक बनाया गया है सिंधी पूज्य पंचायत के कार्यकारिणी में। जयराम दास सिंधी अध्यक्ष है और अजय तारवाणी अध्यक्ष है झूलेलाल मंदिर के और धर्मशाला के, जिसका निर्माण सिंधी समाज द्वारा करवाया जा रहा है। सिंधी मोहल्ले में ही बहुत विशाल धर्मशाला सिंधी समाज की ओर से बनाई जा रही है। राजकुमार लालवाणी सचिव के पद पर नियुक्त किए गए हैं और विठल दास लालवाणी कोषाध्यक्ष, जबकि मोहन लाल मलवाणी को उपाध्यक्ष जिसको बोलते हैं और राम रेलवानी को भी उपमुखी बनाया गया और दौलत राम मोहनानी को उपाध्यक्ष। दशमेश गुरुद्वारा साहब का नियुक्त किया गया और नरेंद्र कुमार तोतवानी को भी बाबा साहेब का वो बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों, सदस्य जो सिंधी समाज के यहाँ रखे गए हैं उनमें कल्लूमल अडवाणी है, ईसरदास टिंडवाणी है, मोहनलाल टिंडवाणी है, हरीश चंद्र मखीजा है और किशन दासवाणी भी है और गुलाब मोहनानी, गुरदास और गुरुबख्श कासवाणी और सोनू दासवाणी और सोनू गुलाबदानी और गुलाब मखीजा, हरीश मखीजा, कमल मखीजा और मुरलीधर जसवाणी ये सदस्य हैं। इसके अलावा बाबू तोतलानी और मुकेश नेहलानी को भी सदस्य के तौर पर रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों, अजितपुरा गांव जो कि बहुत प्राचीन गांव है, अजितपुरा गांव में 1109 बीघा
13 बिस्वा भूमि पर, जो कि वन विभाग की आरक्षित भूमि ये बताई जा रही है, उसके ऊपर भूमाफियाओं का अवैध कब्जा था। और उसमें जोधपुर हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है और उस आदेश में दोस्तों एक याचिका लगी थी जो कि इंदर सिंह व रोहतास सिंह राजपूत, जो कि दोस्तों अजीतपुरा गांव के ही है, उनकी ओर से अधिवक्ता मोती सिंह द्वारा ये याचिका लगाई गई थी। तो कुल मिला के इस याचिका के सुनवाई करते हुए जोधपुर हाईकोर्ट ने आदेश किया कि 3 महीने के भीतर संपूर्ण रकबे को वन विभाग द्वारा अपने कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो ये एक प्रकार से फैसला दोस्तों इसमें आया है। और इसके अलावा दोस्तों आज हम बात करते हैं जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है पूरे भारत में, जिसको लेकर काफ़ी बवाल मचा है। और दोस्तों तरह तरह की याचिकाएं अब कोर्टों में लगनी प्रारंभ हो चली है, चाहे वो कुतुब मीनार हो, आगरा का ताजमहल हो, ज्ञानव्यापी हो, मथुरा का मंदिर हो। दोस्तों एक प्रकार से याचिकाओं का दौर चल रहा है और सनातन धर्म का एक प्रकार से ये शिखर का दौर भी चल रहा है दोस्तों, जो कि मंदिर 300, 400, 500 साल पहले दबा लिए गए थे। जो मुस्लिम आक्रांता थे, जो बाहर के मुगल थे दोस्तों, उन्होंने मंदिरों को तोड़ने का जो काम किया और बाद में मस्जिदें स्थापित की थी। अब उनको एक प्रकार से पुनः हिंदू धर्म और सनातन धर्म के लोग जो है याचिकाएं लगाकर उनको पुनः आज़ाद कराने की मांग अब एकाएक ज़ोर शोर से उठने लगी है दोस्तों। तो हम बात करते हैं दोस्तों आज ज्ञानव्यापी मस्जिद में क्या हुआ और ये विवाद कब का चल रहा है। दोस्तों सर्वप्रथम 1919 में प्रथम याचिका लगी थी। आपको मैं जानकारी दूं, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से ये याचिकाएं लगवाई गई थी। वाराणसी कोर्ट में पहली याचिका ये लगी थी और इसमें पूजा करने की मांग रखी गई थी कि हमें पूजा करने का यहाँ अधिकार दिया जाए, पुरजोर से पूजा करने का अधिकार। 1998 में फिर एक याचिका जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है, मस्जिद कमेटी अंजुमान इंतजामिया मस्जिद कमेटी जो है, उनकी तरफ से एक याचिका लगाई गई इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और उनके द्वारा सिविल कोर्ट की जो सुनवाई चल रही है उस सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी दोस्तों। और उसके बाद में 22 वर्षों तक सुनवाई नहीं हुई। 1998 का ये मामला है और अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में ये मामला भी पहुंचा दिया गया है मुस्लिम कमेटी द्वारा, जो कि ज्ञानव्यापी मस्जिद की कमेटी है दोस्तों, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचाया गया। और यही याचिका एक बार फिर लगाई गई कि सिविल कोर्ट जो ये मामले की सुनवाई कर रही है उस पर रोक लगा दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है उसमें स्पष्ट कहा है कि जो सिविल कोर्ट है, निचली कोर्ट है, वो इस प्रकरण का जल्द से जल्द निपटारा करे, अपना फैसला सुना दे। और इसके अलावा दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और भी डिसीजन दिए गए हैं और ये डिसीजन ये था जिस प्रकार से निचली कोर्ट ने 20 मुस्लिम समाज के लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि नमाज पढ़ने से किसी को यहाँ ना रोका जाए और जहाँ से शिवलिंग मिला है तालाब, वहाँ वो सीज करके और उसको सहज कर रखा जाए। तो सीआरपीएफ वहाँ तैनात है। और इसके अलावा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई जो है इसी मामले को लेकर 19 मई को होगी। इसी 19 मई को, तो आज 17 मई है, 2 दिन बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होनी है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं तो 2019 में भी भगवान विश्वेश्वर की ओर से विजय शंकर रस्तोगी की ये रस्तोगी जो है दोस्तों ये अधिवक्ता है हिंदू पक्ष का, और उन्होंने मांग की वाराणसी की जिला अदालत से और सर्वे करवाने की जो है ज्ञानव्यापी मस्जिद में मांग की थी। 2019 को उन्होंने याचिका दी थी। उसके बाद में 2020 को दोस्तों मस्जिद कमेटी की ओर से एएसआई से सर्वे वाली याचिका का विरोध किया गया
और इसके बाद में 2020 को ही जो हिंदू पक्ष की ओर से जो है जो विजय शंकर रस्तोगी है उन्होंने सुनवाई फिर से करने की मांग की गई। जो सुनवाई अब तक रोकी गई थी 1998 के बाद से, वो सुनवाई फिर से करने की मांग हाईकोर्ट से की गई। और जिस प्रकार से हाईकोर्ट में स्टे को नहीं बढ़ाया गया उसका हवाला दिया गया, माफ़ कीजिएगा, जिला अदालत में ये हवाला दिया गया कि हाईकोर्ट में स्टे नहीं बढ़ाया गया है, अतः कार्रवाई सुनवाई जो है वो पुनः प्रारंभ की जाए। तो ये हवाला उसमें दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अब जो मामला गंभीर हुआ है दोस्तों, जिसको लेकर चर्चाएं हैं, पूरे देश में माहौल गर्म है। जिस प्रकार से सर्वे की कार्रवाई 3 दिन में कंप्लीट कर ली गई है और सर्वे के दौरान दोस्तों जो तथ्य उजागर हुए हैं और जो चीज़ें वहाँ से मिली है, हिंदू धर्म और सनातन धर्म से संबंधित जो चीज़ें मिली है, शिवलिंग उनमें सबसे बड़ी वो सनातन की चीज़ है दोस्तों। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 एडवाइजरी आज जारी की गई है और 9 लोगों को नोटिस भी आज जारी किया गया है, उनमें उत्तर प्रदेश की सरकार भी शामिल है। तो कुल मिला के नंदी व शिवलिंग के बीच की दीवार हटाने को लेकर भी एक याचिका डाली गई है और शिवलिंग की जगह पूजा करने की मांग को लेकर भी याचिका डाली गई है। और वो 20 जो मुस्लिमों को नमाज की इजाज़त दी गई है, तो उसी प्रकार से उनको भी पूजा का अधिकार मिले, ये भी एक मामला अर्जी जो है वो यहाँ दी गई है। और हिंदू पक्ष का दोस्तों साफ साफ कहना है कि 1669 को मुगल शासक औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उसकी जगह जो है मस्जिद को स्थापित किया गया था और पूरे ज्ञानव्यापी परिसर को काशी मंदिर घोषित करे, ये हिंदुओं की एक मांग है दोस्तों। याचिकाओं में जो मांग रखी गई है और मस्जिद ढहाने का आदेश भी जारी करे, ये भी मांग रखी गई है। और मुस्लिमों पर अंदर घुसने के लिए प्रतिबंध लगे, ये भी मांग है। और हिंदुओं को पुनः मंदिर सौंपने की का आदेश जो है वो जारी करे। तो ये मुख्य मांगे हिंदू पक्ष की ओर से की जा रही है। और सुरंग के भी सर्वे की मांग की जा रही है दोस्तों। जो सुरंग दिखाई दी थी और जो मलबा बहुत लंबा चौड़ा दोस्तों 15 फीट ऊंचाई का और 70 से अधिक फीट लंबाई एरिया में जो मूर्तियां हिंदू धर्म की देवी देवताओं की बताई जा रही है दोस्तों, जो खंडित मूर्तियां भी है, तो उस मलबे की साफ सफाई करके उसकी दोबारा से उसका सर्वे अलग से करवाया जाए और सुरंग का भी सर्वे करवाए जाने की मांग की गई। और जो दीवार नंदी के और जो तालाब के अंदर शिवलिंग मिला था उसके बीच में जो दीवार जो बाद में चिनवाई गई थी दोस्तों, उस दीवार को भी ढहाने की बात हिंदू पक्ष द्वारा कही गई है। तो दोस्तों ये एक प्रकार से ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर लगातार चर्चाओं के विषय बने हुए हैं। और इसके अलावा दोस्तों अब हम जिक्र करें अन्य खबरों का, तो वर्मा डेंटल हेल्थ केयर के संचालक डॉक्टर बलवान वर्मा ने दोस्तों अपना जन्म दिवस है वो अनोखे प्रकार से मनाया। और 44वां अपना जन्म दिवस जो है वो गोगामेडी गौशाला में जो बीमार गोवंश है दोस्तों उनके साथ केक काटकर और उनको केक खिलाकर मनाया गया। तो ये अनोखे प्रकार से अनोखे अंदाज में एक प्रकार से जन्म दिवस मनाया गया है। और इस जन्म दिवस के लिए डॉक्टर बलवान वर्मा द्वारा 31 किलो का केक भी गायों के बीच में काटा गया। और इस अवसर पर भूप सिंह गढ़वाल, देशराज बिश्नोई, मदन मांझू और राजू बुलाना के अलावा महेंद्र सिंह, डॉक्टर रोहतास गिंटाला, डॉक्टर सुशील अंसारी के अलावा डॉक्टर BS आज़ाद और ताराचंद ओदकासिया, रामनिवास महिपाल, श्रवण यादव, विष्णु नेगी, कृष्ण कुमार, गौरव कुमार आदि अनेकों लोग इस अवसर पर थे। और दोस्तों अनाथ आश्रम के प्यारों को इस अवसर पर डॉक्टर बलवान वर्मा द्वारा भोजन भी करवाया गया। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय राजस्थान जन चेतना मंच, माफ कीजिएगा, गड्डी छानी में शिविर लगाया। और गड्डी छानी में जो शिविर लगाया उससे पहले भी दोस्तों बनाई और पालड़ी आदि
भाडी आदि गांवों में शिविर लगाया जा चुका है। और इसके अलावा दोस्तों ये पूरे विधानसभा क्षेत्र में शिविर लगाने की योजनाएं राजस्थान जन चेतना मंच की है। और आज जो शिविर लगाए उसमें डॉक्टर सुरेश चौधरी जो हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ है आप, और सौरभ तिवारी जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ है, उन्होंने विशेष तौर से लोगों को जांचें की और लोगों ने अच्छा खासा संख्या में लाभ इस शिविर का उठाया। दोस्तों 368 स्वास्थ्य नेत्र जांच आदि इसमें की गई। 242 छात्र छात्राओं ने भी नेत्रों की जांच करवाई गई। उनमें 44 के आंखों में जो है वो दोष मिला और उनको चश्मे और दवाइयाँ आदि वितरण भी की गई। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। जिस प्रकार से मौसम पलटी खा रहा है और आप देख रहे हैं कि मौसम से आपको जो गर्मी थी, हीट वेव था, उससे आपको बचाव हुआ है और कुछ निजात मिली है, राहत मिली है। वो कहीं ना कहीं जो तूफान और एक प्रकार से मानसून का आगमन जो अंडमान निकोबार की तरफ से भारत में हो चला है और केरल की तरफ तेजी के साथ ये जो बढ़ता जा रहा है दोस्तों, उसको लेकर कहीं ना कहीं बादलों का ये जमावड़ा आसमान में हम देख सकते हैं। और कहीं जो आसमान में जो गर्मी एक प्रकार से सूरज की किरणें तपती हुई बरसती हुई एक प्रकार से ज़मीन पर आ रही थी दोस्तों, उनमें कुछ राहत मिली है। और मानसून जो है वो 22 मई तक दोस्तों जो है पहुंचना था, लेकिन ये 16 मई को ही पहुंच गया। तो कुल मिला के मानसून भी 6-7 दिन पहले भारत में पहुंच चुका है। और लगभग पिछले 25-30 घंटे से मैं आपको मौसम के बारे में बताऊं तो दोस्तों लगातार बरसात हो रही है। और जो बरसात लगातार हो रही है वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा के पूर्वी राज्यों में जमकर यहाँ बरसात हो रही है। तो इसके अलावा दोस्तों पंजाब सहित राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार के दक्षिण हिस्से में तापमान में गिरावट आई है और तेज़ हवाओं का दौर है। और आने वाले समय में दोस्तों बहुत जल्द ही राजस्थान में भी मानसून की दस्तक होने वाली है। तो ये महीने में दोस्तों एक बार या दो बार ही 2 दिन को ही लगातार 47 या 48 का पारा हमारे क्षेत्र में, इलाके में चढ़ेगा। उससे कहीं ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। और उसके अलावा 42, 43, 44 डिग्री का लगभग टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं आज के मंडियों के भाव की। तो मंडियों के भाव में दोस्तों बादरा से शुरुआत करते हैं। बादरा में गेहूं बिकी है दोस्तों आज 2100 रुपये प्रति कुंटल, जबकि सरसों बिकी है 6500 और गुआर बिका है 5141 रुपये प्रति कुंटल के भाव से। जबकि नौर मंडी में सरसों बिकी है 6600 रुपये, गंगानगर मंडी में सरसों बिकी है 6601 रुपये, सादुल शहर में सरसों बिकी है दोस्तों 7000 रुपये प्रति कुंटल। और संगरिया में सरसों बिकी है 6370, एलनाबाद में सरसों बिकी है 6737 और रावतसर में सरसों बिकी है 6471 और पीलीबंगा में सरसों बिकी है 6491। तो आज विशेष तौर से आपको सरसों के भाव हमने बताए और सरसों के भाव में लगभग कुछ तेज़ी देखी जा रही है। तो आने वाले समय में सरसों के भाव में किस प्रकार तेज़ी रहेगी। और गेहूं के भाव में तो लगातार दोस्तों तेज़ी देखी जा रही है और नरमे के भाव में भी अच्छी खासी कीमत किसानों को नरमे की मिल रही है। तो किसानों के चेहरों पे निसंदेह खुशी के भाव होंगे। इसके अलावा दोस्तों मौसम का मिजाज आज 17 मई का हम आपको बताएं तो 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर रहा और 14 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चली और बादल मात्र 30-40% ही आज दिन भर छाया रहा दोस्तों। रात्रि को भी 34 से 39 डिग्री की रफ्तार से हवाएं चलेगी। तो लगभग हवाएं तेज़ चलेगी। कल 18 मई को मौसम का मिजाज क्या कहता है दोस्तों, 30 से 41 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा, 43 से 44 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को रहेगा। तो अधिकतम टेम्परेचर कल का भी 44 डिग्री रहने वाला है और 38 से 44 डिग्री कल देर शाम तक भी रहेगा। तो दिन में गर्मी का एहसास तो होगा, लेकिन बादलों के जमावड़े के चलते आसमान में दोस्तों आपको गर्मी की इतनी ज़्यादा सताएगी नहीं। और बादल जो छाए रहेंगे वो दोस्तों 10 से 15 या 20% ही दिन भर और रात्रि को बादल आपको छाए हुए मिलेंगे। तो आसमान कल बिल्कुल साफ रहेगा। रात्रि को 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर जो है वो देखने को मिलेगा और 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से कल देर शाम तक हवाएं भी
चलेगी। तो इसके अलावा दोस्तों भादरा में जिस प्रकार से जलदाय विभाग ने पाइपलाइन डाली बाज़ारों में, और जो खड्डा पाइप डाल करने के बाद में जो खड्डा नुमा दोस्तों बाज़ारों में जो बचा हुआ था शेष, उसके ऊपर सड़कें बनाने की, पट्टी बनाने की मसाला भर के कवायद शुरू की गई है। तो कुल मिला के बाज़ार में जो एक अम्बेडकर चौक से लेकर आगे हिसार बस स्टैंड की तरफ से जो पट्टी यहाँ जो पाइप डाला गया था जलदाय विभाग का, उस पट्टी को बनाकर सड़क में मिला दिया गया है। तो दोस्तों ये सड़क भी सीवरेज कंपनी द्वारा बहुत काफ़ी लंबा समय नहीं हुआ है, और उस सीवरेज द्वारा बनाई गई सड़क को तोड़कर जलदाय विभाग द्वारा पाइप डाला गया। तो हमने पहले भी आपको बताया था, किसी भी प्रकार का तालमेल नगर पालिका या जलदाय विभाग का या बिजली विभाग का, इन आपसी विभागों का तालमेल बिल्कुल भी यहाँ नहीं है, और किसी प्रकार की राजस्थान की पॉलिसी भी यहाँ दिखाई नहीं देती है। दोस्तों एक द्वारा सड़क बनाई जाती है तो दूसरे द्वारा तोड़ दी जाती है। इस प्रकार से जनता के पैसे की, धन की बर्बादी देखी जाती है। और दोस्तों इसमें किसी प्रकार से भूमिकाओं का निर्वाह यहाँ के क्षेत्र के विधायक भी नहीं करते, और यहाँ के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी है, उनको भी किसी प्रकार का लेना देना इस क्षेत्र में नहीं है दोस्तों। और उन्होंने उनको सिर्फ वो देख कर निकल जाते हैं कहाँ गड्ढे है, और गड्ढे में अपना वाहन जो है वो धीमी रफ्तार से कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचते, ऐसा कोई कार्य नहीं करते कि इस गड्ढे को कैसे भरा जाए, यहाँ सड़क कैसे बनाई जाए। इसको लेकर जो है संवेदनशीलता ना तो अधिकारियों में है, ना ही किसी प्रकार से जनप्रतिनिधियों में देखी गई है। और दोस्तों विपक्ष भी क्षेत्र का नकारा है। एक बार विपक्ष आवाज़ बुलंद करता है सिर्फ एक दिन या 2 दिन के लिए, उसके बाद में दोस्तों महीनों तक विपक्ष सोता रहता है। तो विपक्ष भी जो सत्ता के केंद्र में है दोस्तों, जनप्रतिनिधि उन्हीं की भांति विपक्ष है। सत्ता के केंद्र में जो विधायक सहित लोग हैं दोस्तों, वो पट्टिका लगाने में लगे हैं, कहीं ना कहीं उनके नाम के पत्थर लग जाएं, और अन्य विभाग के भी उनसे जो तालमेल रखने वाले नगर पालिका आदि जो लोग हैं वो भी कम से कम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर पर नाम क्षेत्र में उनका लिखा जाए। तो दोस्तों ये कवायदें भादरा में ज़रूर चल रही है, और भादरा के लोग त्राहीमाम कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में बिजली संकट का गंभीर त्रासदी के रूप में लोग यहाँ झेल रहे हैं। और दोस्तों पानी, गंदा पानी पीने को मजबूर है, और इसी प्रकार से खेतों में सिंचाई पानी की भी यही समस्या है दोस्तों। कहीं आपको कोविड स्वास्थ्य सहायक धरना प्रदर्शन करते हुए मिल जाएंगे, कहीं किसान यूरिया के लिए या पानी के लिए संघर्ष करते हुए मिल जाएंगे, या बिजली उपभोक्ताओं के संघर्ष बैनर तले, जो संघर्ष समिति के बैनर तले जो लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो किसान आपको सड़कों पर मिल जाएंगे, कहीं मजदूर मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये सिलसिला लगातार जारी है। और जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस का चिंतन शिविर दोस्तों अभी रविवार को समाप्त हुआ था, उसमें राहुल गांधी को एक बार फिर से पुनः बागडोर सौंपने का मन चिंतन शिविर में बना लिया गया है। तो कांग्रेस, हमने कल भी बताया था, कांग्रेस जहाँ से चली थी गांधी परिवार से, वहीं आकर कांग्रेस एक बार पुनः स्टॉप करती हुई दिखाई दे रही है। और आगामी चुनाव की बागडोर जो है राहुल गांधी संभालने वाले हैं। और दोस्तों एक चीज़ मैं ज़रूर आपको याद दिलाना चाहूँगा, राहुल गांधी ने बहुत से नारे बुलंद किए थे इस भाजपा सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ। क्या हुआ उन नारों का? अडानी अंबानी की सरकार का नारा दिया था, सूट बूट की सरकार, बार बार कपड़े बदलने वाले प्रधानमंत्री, और चौकीदार चोर है, फेंकू प्रधानमंत्री, विदेश घूमने के शौकीन प्रधानमंत्री, किसान मजदूर विरोधी सरकार, पूंजीपतियों की सरकार। इन नारों का क्या हुआ? क्या इन्हीं नारों में से कुछ नारों को आगे जो 24 को चुनाव होगा 2024 को, तो उसमें आजमाया जाएगा, या फिर नए नारों के साथ, नई ऊर्जा के साथ राहुल गांधी मैदान में उतरेंगे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा भी करने वाले हैं और युवाओं में जान भी फूंकने वाले हैं। तो इस प्रकार की कवायद अब कांग्रेस में चल पड़ी है। तो दोस्तों आज के शाम के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।